ने एक्टिंग में शाहरुख और सलमान को भी पीछे छोड़ दिया है। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। डिजाइन किया है। इसका उपयोग निचले अंगों की अपंगता के उपचार के लिए फिजियोथेरेपी में किया जा सकता है। निचले अंगों के रिहैबिलिटेशन में बहुत समय लगता है। कभी कभी कई फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। ऐसे में आईआईटी की ओर से तैयार इस रोबोट ट्रेनर से कई तरह की एक्सरसाइज करवाई जा सकेगी। यह रोबोट जटिल फिजियोथेरेपी भी आसानी से करवा सकता है। आईआईटी जोधपुर के मैकेनिकल इंजीनियर के सहायक प्रोफेसर जयंत कुमार मोहंता और अन्य शोधकर्ताओं ने यह रोबोट ट्रेनर तैयार किया है। प्रोफेसर जयंत कुमार मोहंता ने बताया कि रोबोटिक ट्रेनर लकवा के मरीजों की फिजियोथेरेपी में मदद करेगा। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ता ने रोबोट मैनिपुलेट करने की व्यवस्था सामने रखी, जो दाएं बाएं, ऊपरी नीचे और आगे पीछे संचालन की क्षमता देती है। रोबोटिक ट्रेनर एक ब्रेस या वेरिएबल डिवाइस है। इसके डिजाइन में यह ध्यान रखा गया है कि अंग संचालन उपचार के लिए बड़ा क्षेत्र मिले। ईश्वर के खेल ही निराले हैं। 7 वर्ष का अंश जो स्कूल नहीं गया, जिसने तालीम हासिल नहीं की, जो बोल नहीं सकता, वह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम गणित में दर्ज करा देता है। अंश को आप सुपर कंप्यूटर भी कह सकते हैं। देवघर के एक शिक्षक आलोक कुमार का 7 वर्षीय बेटा अंश राज आज अपने विलक्षण प्रतिभा के कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित कर दिया गया है। अंश राज के पिता आलोक कुमार कहते हैं कि बचपन से ही इसकी यह प्रतिभा दिखने लगी थी, लेकिन यह बोल नहीं सकता। हालांकि पिछले 6 महीने से 1 या 2 शब्द किसी तरह बोल लेता है। इसे अब स्कूल भी भेजा जाता है, लेकिन स्कूल में यह असहज महसूस करता है और 20 से 30 मिनट में ही वापस घर आ जाता है। लोगों के संपर्क में आने से घबराता है। यह आपकी और हमारी बातें भी नहीं समझ पाता। वह केवल माता पिता की बातें कुछ हद तक समझता है। इसके अलावा किसी साल की तिथि, गणित का स्क्वायर रूट और पावर की गणना पलक झपकते कर लेता है। शाहजहांपुर की इंजीनियर छात्रा सुमेधा गुप्ता इन दिनों शाहजहांपुर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। शाहजहांपुर का मान बढ़ाने वाली सुमेधा गुप्ता भाजपा नेता नीतू गुप्ता की बेटी हैं। चेन्नई के इंजीनियर कॉलेज से मैकेनिकल में बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद सुमेधा गुप्ता ने अपने मित्र स्नेहा श्रीवास्तव, उत्कर्ष श्रीवास्तव और रजत शर्मा के साथ एक सेल्फ डिफेंस डिवाइस बनाकर लोगों को चौंका दिया है। इस सेल्फ डिफेंस को जब कोई लड़की एक हाथ से दस्ताने में रखेगी तो ये डिवाइस 5 चीजों पर काम करने लगेगा। खतरे के समय अलग अलग स्विचों उंगलियों से दबते ही थानों में सूचना पहुंचेगी, बल्कि पुलिस के मोबाइल में मैसेज भी पहुंचने लगेंगे। यही नहीं, गलियों में लगे हूटर भी बजने लगेंगे, जिसके जरिए आसपास के लोग इकट्ठा होकर आपकी मदद कर सकते हैं। यही नहीं, डिवाइस में लगे जीपीएस सिस्टम से पुलिस भी घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर मदद कर सकेगी। इस अनोखे सेल्फ डिफेंस को चारों छात्राओं ने भारत सरकार से पेटेंट कराया है, जिसके चलते सेल्फ डिफेंस डिवाइस लोगों के लिए चर्चा का केंद्र बन गया है। राजस्थान रोडवेज बस अड्डे अब हाईटेक सुविधाओं के साथ यात्रियों के लिए तैयार होंगे। इसको लेकर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। शुरुआती चरण में प्रदेश के 6 डिपो को हाईटेक रूप से विकसित किया जाएगा। इसे लेकर करीब 35 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शुरुआती चरण में 5 डिवीजन के बस अड्डों के साथ झुंझुनू का बस अड्डा भी हाईटेक रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा के साथ झुंझुनू बस अड्डे को हाईटेक रूप में विकसित किया जाएगा। इन बस अड्डों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रतीक्षालय के साथ प्लेटफॉर्म, बस शेल्टर डिपो के नए भवन, सड़क और महिलाओं के लिए अलग से प्रतीक्षालय के साथ साथ अत्याधुनिक सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। गत दिनों रोडवेज प्रशासन की ओर से इन अड्डों में डीपीआर बनाने को लेकर टीमों ने विजिट कर सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हुए डीपीआर तैयार किया।
परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 6 बस अड्डों को हाईटेक रूप में विकसित किया जाएगा। इन अड्डों में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, साथ ही यात्रियों के लिए उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। इन अड्डों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने को लेकर 35 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। टेंडर होने के बाद इन डिपो में काम शुरू होगा। बस अड्डों के हाईटेक होने से यात्रियों का रुझान रोडवेज बस की ओर बढ़ेगा, साथ ही रोडवेज की आमदनी में भी इजाफा होगा। कहते हैं भारतीय संस्कृति सभी को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति रखती है। पाश्चात्य संस्कृति भले ही कितनी ही आधुनिकता के दावे कर ले, लेकिन आज भी भारतीय संस्कृति की ओर पाश्चात्य देशों से जुड़े लोग लगातार अग्रसर हो रहे हैं। ऐसी वानगी चित्तौड़गढ़ के एक निजी होटल में उस वक्त देखने को मिली जब एक रशियन जोड़े ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप विवाह किया। दरअसल रशिया से हर साल योग सीखने के लिए दल यहाँ आता है। इस साल इस दल में शामिल एरिना नाम की युवती और एगोर नाम का युवक यहाँ पहुँचे और यहाँ की भारतीय संस्कृति के अनुरूप होने वाली राजपुतानी परंपरा की शादी से इतने अभिभूत हुए कि इसी तरह से उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला लिया। चित्तौड़गढ़ की अलग अलग दुकानों से शादी के सामानों की खरीदारी करने के बाद होटल में बिंदोली तोरण के बाद अग्नि के 7 फेरे लेकर रस्म निभाई गई। इस दौरान उनके ग्रुप में शामिल दूसरे साथी विवाह की रचनाओं में जमकर नाचे। वहीं होटल और इवेंट से जुड़े लोगों ने भी शादी समारोह में परिजन बन भाग लिया। शादी हो या कोई पार्टी, खाना खाने के लिए पूरी थाली भर लेना और थोड़ा खाकर बाकी फेंक देना आम बात हो गई है। तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ लेने के नाम पर हम किसी भी व्यंजन का आनंद ठीक से नहीं ले पाते और आखिरकार ढेर सारा भोजन फेंक देते हैं। इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए पश्चिमी राजस्थान की परमाणु नगरी पोखरण में एक अनूठा अभियान चलाया गया है। दरअसल पोखरण के जोशी समाज के शिक्षक शरद कुमार की शादी में अनूठा संदेश दिया गया। शादी में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर स्वस्थ भारत अभियान, बस एक ही सपना, पॉलिथीन वह नशा मुक्त हो भारत अपना के स्लोगन लिखे नजर आए। जागरूकता टीम के प्रभारी शिक्षक ओम प्रकाश विश्नोई द्वारा शादी समारोह में खाओ भले ही मण, झूठ नी छोड़ो कण, यानी खाना भले ही भाए इतना खाओ, लेकिन थाली में झूठा एक कण भी नहीं छोड़ना है। ओम प्रकाश विश्नोई ने तख्ती को गले में लगाकर प्रत्येक भोजन की टेबल पर जाकर जागरूक किया। सीतामढ़ी में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए एक अनोखी पहल की गई। यहाँ एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी न सिर्फ दहेज मुक्त तरीके से की, बल्कि समाज के लोगों को दहेज प्रथा के खिलाफ एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की। सीतामढ़ी शहर से सटे महसोल गांव स्थित मोहम्मद मुर्तजा ने इस अभियान को एक नया रंग देने की कोशिश की। शादी समारोह में शामिल होने वाले किसी से भी कोई उपहार तक स्वीकार नहीं किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज मुक्त शादी के नारे जगह जगह पोस्टर और बैनर के सहारे उकेरे गए। शादी समारोह में आने वाले लोगों से भी इस बात की शपथ दिलाई गई कि वो अपनी बेटियों की शादी दहेज मुक्त तरीके से करें। मोहम्मद मुर्तजा ने अपनी बेटी लाडली खातून का निकाह सीतामढ़ी के ही सुरसंड के रहने वाले तौकीर अनवर के साथ किया। तौकीर मुंबई में निजी कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम करता है। सीतामढ़ी के इस अनोखी शादी की चर्चा चारों तरफ है। इस तरीके से की गई शादी ने समाज में भी बेहतर संदेश दिया। पीलीभीत मंडी में आने वाले किसानों और उनके अनाज की सुरक्षा को लेकर पीआरडी जवानों की तैनाती की गई, लेकिन वे जवान और मंडी में आए किसान लंगूर के सहारे हैं। दरअसल मंडी परिसर में इन दिनों बंदरों का जबरदस्त आतंक है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे खाकी वर्दी पहने डंडा लेकर बंदरों को दौड़ाते हैं मंडी परिसर में तैनात ये पीआरडी और होमगार्ड के जवान। बंदरों के आतंक से इतना परेशान हैं कि बंदरों ने इन पर हमला तक कर दिया। हालात में सुधार न होता देख मंडी में जगह जगह लंगूर के पोस्टर बैनर लगाए गए। कहीं लंगूर को बैठाया गया है, जिसकी वजह से बंदरों का आतंक अब थम सा गया है और बंदर लंगूर को देखकर दूरी बना रहे हैं। आपको बता दें कि यह वही मंडी है जहां विधानसभा चुनाव के दौरान लंगूर की निगरानी में ही मतपेटियों को सुरक्षित करने के लिए बंदरों से परेशान अफसरों ने लंगूर को बुलाकर बंदरों को भगाने का काम किया था। और अब धान का सीजन शुरू होते ही एक बार फिर अफसरों को लंगूर की याद आ गई और पीआरडी के जवानों पर आतंकी बंदरों के हमले के बाद लंगूर फॉर्मूला अपनाते हुए पोस्टर लगवा दिए।
उत्तराखंड सरकार बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए हिमवीर योजना शुरू कर रही है। इसे लेकर उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से प्रत्येक माह 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है। इस बजट का खर्च सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए किया जाएगा ताकि गांव में ही लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके और पलायन रुक सके। दरअसल बॉर्डर के गांव में आज भी हालात जस के तस हैं। पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य यहाँ की समस्याएं हैं। माइग्रेशन की वजह से कई गांव शीतकाल में खाली हो जाते हैं, लेकिन सरकार की हिमवीर योजना से लोगों में आस जगी है। सीमावर्ती इलाकों में रोजगार मुहैया कराना सरकार की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में युवाओं का कहना है कि हिमवीर योजना अगर शुरू होती है तो युवाओं को क्षेत्र में ही रोजगार मिलेगा, अपार संभावनाएं होंगी। मालूम हो कि हाल ही में पीएम ने बद्रीनाथ केदारनाथ दौरे के दौरान कहा था कि माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार की इस योजना से सीमांत गांवों से पलायन रुकेगा, वहीं सीमाएं भी सुरक्षित होंगी। रुद्रप्रयाग के भरदार क्षेत्र के दरमोला गांव से पांडव लीला की शुरुआत होती है और अब ठंड बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे पूरी केदार घाटी में पांडव लीलाएं शुरू हो जाएंगी। मान्यता है कि पांडव जब स्वर्गारोहणी को निकले तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र रुद्रप्रयाग और केदार घाटी के ग्रामीणों को सौंप दिए। तब से ग्रामीण एकादशी के बाद हर वर्ष पांडवों के अस्त्र शस्त्र की पूजा करने के साथ ही पांडव लीला का आयोजन करते आए हैं। प्रतिवर्ष एकादशी पर्व से पांडव नृत्य की शुरुआत होती है। सदियों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा को बरकरार रखने में ग्रामीण आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गढ़वाल मंडल में प्रत्येक वर्ष नवंबर से लेकर फरवरी तक पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक गांव में पांडव नृत्य के आयोजन की अलग अलग रीति रिवाज और पौराणिक परंपराएं होती हैं। कहीं 2 वर्ष तो कहीं 5 से 10 वर्षों बाद पांडव नृत्य का आयोजन होता है। लेकिन भरदार क्षेत्र के ग्राम पंचायत दरमोला एकमात्र ऐसा गांव है जहां प्रत्येक वर्ष एकादशी पर्व पर देव निशानों के मंदाकिनी और अलकनंदा के तट पर गंगा स्नान के साथ पांडव नृत्य शुरू करने की परंपरा है। इस गांव में यह परंपरा सदियों पूर्व से चली आ रही है। छठ पर्व के समापन के साथ ही मिथिला में सामा चकेवा के त्योहार की धूम दिखने लगती है। हालांकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस लोक पर्व की तैयारियां भाई दूज के दिन से ही शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले महिलाएं अपनी सखी बहनपा के साथ अपने हाथों से सामा चकेवा की मूर्तियां बनाती हैं, फिर उन मूर्तियों का श्रृंगार कर डाला सजाती हैं। मिथिला में परंपरा रही है कि बेटियां अपने मायके आकर सामा चकेवा का त्योहार सखी बहनपा के संग धूमधाम से मनाती हैं। मधुबनी जिले में इन दिनों न सिर्फ गांव बल्कि शहर और कस्बों में भी शाम ढलते ही सामा चकेवा से जुड़ी लोकगीतों की बयार बह रही है। भाई बहन के प्रेम और स्नेह का त्योहार सामा चकेवा का मिथिला में खास महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक सामा कृष्ण भगवान की पुत्री थी, जिन पर प्रेम प्रसंग को लेकर गलत आरोप लगाया गया था। कहा जाता है कि कृष्ण के दरबार में चुरक नाम का मंत्री था, जिसने सामा के बारे में झूठी बातें महाराज कृष्ण के कान में भर दी और उन झूठी बातों के प्रभाव में आकर महाराज कृष्ण ने सामा को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। लेकिन कृष्ण के पुत्र चकेवा ने कठोर तपस्या करते हुए अपनी बहन को श्राप से मुक्त करवाया और तभी से सामा चकेवा का पर्व मनाया जाने लगा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला अपने आप में कई पर्यटन स्थल को समेटे हुए है। अगर प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है और स्थानीय लोगों को रोजगार। विकासखंड भरतपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर, लावाहोरी से 1 किलोमीटर की दूरी पर गुड़बंदना पाच नामक एक ऐसी ही जगह है जहाँ प्राकृतिक रूप से गहरी खाई के ऊपर पत्थरों में शैल चित्र अंकित है। इस भाषा को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, इसलिए अभी तक ये इतिहास के पन्नों में गुम है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए आज भी ये शोध का विषय है, किंतु जानकारी और प्रचार के अभाव के चलते इतिहास के पन्नों में अपनी जगह नहीं बना पाया है। गुड़बंदा पाच में पहाड़ी चट्टानों पर बने घोड़े, हाथी और कुछ ऐसे हस्तलिपिक हैं जिन्हें देखकर लगता है कि पुराने जमाने के लोग एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए इस तरह के शैल चित्र का प्रयोग कर रहे होंगे। प्रकृति से लगाव रखने वाले लोगों के लिए यहाँ पर्यटन का अच्छा विकल्प हो सकता है। इस क्षेत्र में फैला लावाहोरी का जंगल वैसे तो वन्य जीवों के अभयारण्य के मामले में अलग पहचान रखता है। बेशकीमती वृक्षों के अलावा इस जंगल में दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी अकूत भंडार है। भिलाई के प्रसिद्ध मैत्री बाग में
सिंघम ने दस्तक दी है। सिंघम की दस्तक के बाद संपूर्ण मैत्री बाग में खुशी की लहर है। दरअसल सिंघम सफेद शावक है जिसका नाम मैत्री बाग के स्टाफ ने सिंघम रखा है। 3 सालों के बाद मैत्री बाग में शावक का जन्म हुआ है। ये शावक मैत्री बाग में रोमा और सुल्तान का बेटा है। मैत्री बाग जू प्रबंधन ने सिंघम के जन्म के कुछ दिनों बाद खबर सार्वजनिक की है। खबर के सार्वजनिक होते ही खुशी की लहर है। फिलहाल सिंघम को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। इसके बाद जल्द ही इसे केज में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि मैत्री बाग जू सफेद शेर के लिए खास तौर पर पहचाना जाता है। वैसे तो मैत्री बाग में कई जानवर हैं, लेकिन यहाँ पर शेरों की बात ही अलग है। यही वजह है कि सिंघम के आने के बाद मैत्री बाग की रौनक और बढ़ गई है। जमशेदपुर के टाटानगर आरपीएफ और फ्लाइंग टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ ने नीलांचल एक्सप्रेस एक महिला को वन्य जीव प्राणियों के साथ गिरफ्तार किया। महिला मूल रूप से पुणे की रहने वाली है। उसका नाम देवी चंद्रा है। महिला के पास से बरामद बैग काफी मात्रा में वन्य जीव प्राणी पाए गए, जिसमें सांप, गिरगिट, मकड़ी और बीटल के अलावा अन्य जानवर शामिल हैं। सभी प्राणी विदेशी हैं। बैग में कुल 26 सांप, 9 डिब्बे में बंद बीटल, 12 गिरगिट और 1 बॉक्स में मकड़ियां पाई गईं। हालांकि इनमें से 1 सांप और 8 गिरगिट मृत मिले। आरपीएफ ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की। महिला ने पूछताछ में बताया कि नागालैंड में उसे एक व्यक्ति ने यह बैग दिल्ली पहुंचाने के लिए दिया था, जिसके लिए उसे 8,000 रुपए दिए गए थे। वह नागालैंड से ट्रेन से गुवाहाटी पहुंची और फिर वहां से हावड़ा से वह ट्रेन में बैठकर हिजली पहुंची और फिर वहां से नीलांचल एक्सप्रेस में बैठकर दिल्ली जा रही थी। इस बीच वह व्यक्ति के संपर्क में थी। टीम ने व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। जब्त प्राणियों में कोई भी देसी नहीं है, सभी विदेशी प्रजाति के हैं। विदेशी बाजार में इनका मूल्य अरबों में है। सिर्फ एक सांप सैंड बोआ की कीमत ही 25 करोड़ रुपए है, जबकि बोल पाइथन की कीमत 25 से 30,000 तक, गिरगिट की कीमत 20 से 50,000 तक है। ओल चिकी भाषा आदिवासियों की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। अपनी भाषा संस्कृति को लेकर ओल चिकी भाषा का दीवार लेखन और शिला लेखन कर रहे आदिवासी समाज के युवा इसे आदिवासियों के सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है। 7-8 नवंबर को ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ आदिवासियों का महाधर्म सम्मेलन राजकीय महाउत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं एक टीम जो शिक्षकों और समाज सेवियों की है, वह अपने भाषा संस्कृति को लेकर ओल चिकी भाषा का दीवार लेखन, शिला लेखन लगातार कर रहे ओल चिकी भाषा के महत्व और लुग्गू बाबा की महत्वता का बखान कर रहे हैं। अपनी लिपि को मान्यता दिलाने और आदिवासियों को इस लिपि की जानकारी देने के लिए पहाड़ों में अपनी टोली लेकर घूम रहे नीलमणि मुर्मू और राम कुमार सोरेन ने बताया कि हम लोग धनबाद और बोकारो की टीम के साथ अपनी लिपि को मान्यता दिलाने और प्राचीन लिपि को जिंदा रखने के लिए दीवार लेखन करने का काम कर रहे हैं, ताकि आदिवासियों को अपनी प्राचीन लिपि की जानकारी हो सके और इसे सरकार से मान्यता दिला सकें। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में कार्तिक माह की ब्रह्म चतुर्दशी के मौके पर पवित्र सरोवर में संतों ने सोमवार को ही शाही स्नान किया। दरअसल पूर्णिमा पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के चलते ब्रह्मा मंदिर के पट सुबह से लेकर शाम तक बंद रहेंगे। ऐसे में संतों ने सोमवार को ही ब्रह्म चतुर्दशी पर अपने अपने आश्रम से पैदल रामधुनी निकालते हुए सप्तऋषि घाट पहुंचकर शाही स्नान कर कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक होने वाले पंचतीर्थ स्नान का धर्म लाभ कमाया। पवित्र पुष्कर सरोवर में संतों की ओर से लगाई गई आस्था की डुबकी के बाद जगत पिता ब्रह्मा की आराधना की गई। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संतों का आशीर्वाद लिया, उन्हें माला पहनाकर वापस आश्रम के लिए विदा किया। संतों ने शाही स्नान करने के लिए विश्व कल्याण की प्रार्थना की और साथ ही धर्म स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी से आगे आने का आह्वान किया। पुष्कर सरोवर की पवित्रता और उसमें गंदगी नहीं डालने की भी अपील की गई। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही पुष्कर मेले का विधिवत समापन भी हो जाएगा। कोटा के नयापुरा नेहरू गार्डन के पास सोमवार को बीच सड़क पर भारी भरकम अजगर नजर आने से राहगीरों की सांसें थमने लगी। वाहन चालक और राहगीर अचानक रुक गए और आनन फानन में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित किया।
स्नेक कैचर के आने से पहले ही भारी भरकम अजगर नेहरू पार्क के अंदर जाकर छुप गया। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 11 फीट अजगर का रेस्क्यू किया। गोविंद ने बताया कि इस पार्क में सुबह और शाम के वक्त लोग वॉक पर आते हैं। पार्क में सफाई और अन्य काम चल रहा है। ठेकेदार की लेबर पार्क में रहती है। पिछले 3 दिन से अजगर पार्क में घूम रहा था। पहले भी उसे पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन वो इधर उधर छिप गया था। गोविंद ने बताया कि नेहरू पार्क के पास पेड़ पौधे ज्यादा हैं, पास ही आर्मी एरिया और जंगल का एरिया भी पड़ता है। दरअसल जंगलों का क्षेत्रफल घटने के कारण जंगली जानवर शिकार की तलाश में इधर उधर भटकने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर की वायु में लगातार दूसरे दिन सुधार देखने को मिला। सुधार होते ही केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता एजेंसी CAQM ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण वापस लेने की घोषणा कर दी। इससे दिल्ली एनसीआर में गैर BS6 हल्के वाहनों और ट्रकों को प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। जरूरी निर्माण कार्य भी कराए जा सकेंगे। हालांकि स्थिति में सुधार के बावजूद दिल्ली में 339 औसत AQI के साथ देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। एनसीआर के नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम की हवा भी बेहद खराब बनी हुई है। सबसे प्रदूषित शहर हरियाणा का धोरूहेड़ा है, जहां AQI 345 दर्ज किया गया। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की हवा बहुत खराब से खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेड 4 की पाबंदी लेने का फैसला सरकार ने जल्दबाजी में लिया है। वायु मानक एजेंसियों का पूर्व अनुमान है कि अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। मौसम का मिजाज बदलते ही पहाड़ों पर दिलकश नजारे देखने को मिल रहे हैं। मौसम की पहली बर्फबारी से पहाड़ चांदी जैसे चमक रहे हैं। क्या पेड़, क्या सड़कें, क्या घर, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहा है। उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल की ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो रहा है। हिमाचल की लाहौल स्पीति घाटी में भी जन्नत जैसा नजारा दिख रहा है। यहाँ की प्राचीन झीलें, दर्रा और नीला आसमान सैलानियों को अपनी ओर खींच लाता है। ये घाटी छोटी छोटी झोपड़ियों और बौद्ध मठों से भी घिरी हुई है। जब ये वादियां बर्फ की चादर में घिर जाती हैं, तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग मुगल रोड को रविवार को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि ऊंचाई वाले ज्यादातर इलाकों में रात भर हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई। हालांकि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य रूप से जारी रहा, जबकि बारिश के कारण जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जम्मू कश्मीर में 10 नवंबर तक रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी के साथ खराब मौसम का पूर्वानुमान जताया है। कैमूर के रामगढ़ प्रखंड के जलदहा गांव के किसान इन दिनों ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। ये पहली बार है जब कैमूर में किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। इससे पहले कैमूर में ड्रैगन फ्रूट की खेती नहीं होती थी। पूरे भारत में ड्रैगन फ्रूट की केवल 3 किस्म की खेती होती है। उसमें से सबसे उम्दा किस्म अमेरिकन ब्यूटी की खेती कैमूर में हो रही है। 50 डिसमिल जमीन में 250 ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे लगाए गए हैं। किसानों का कहना है कि कैक्टस प्रजाति का ये फ्रूट सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में आया, फिर चीन तक पहुंचा। ऐसे में अमेरिकन ब्यूटी ड्रैगन फ्रूट की एक प्रजाति भारत में आई। ये फल यहाँ की मिट्टी और आबो हवा में बेहतर फल दे रहा है। फिलहाल किसान एक पौधे से 8-15 किलो ड्रैगन फ्रूट की उपज कर रहे हैं। इस फ्रूट की खासियत ये है कि एक बार एक पौधा लगाने के बाद 20 से 25 सालों तक वो फल देता है। 200 पौधों के 50 पिलर से 1.5 साल बाद फर्स्ट स्टेप में करीब 1.5 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन हुआ। शुरुआत में रामगढ़ में इसके उत्पादन की खपत हो गई।